तो आज हम समझने वाले हैं आधुनिक भारत की एक सबसे बड़ी और सबसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स राजनीतिक घटना की कहानी को, और वो है अनुच्छेद 370 का हटना। तो चलिए कहानी की शुरुआत से नहीं बल्कि सीधे क्लाइमैक्स से करते हैं। साल था 2019, महीना अगस्त का, और माहौल में एक अजीब सा तनाव था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, कश्मीर घाटी, और हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। कुछ होने वाला है, पर क्या, ये किसी को नहीं पता। और फिर अचानक एक सरकारी एडवाइजरी आती है। जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी तीर्थयात्री हैं, सबको कहा जाता है कि अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर फौरन घाटी से निकल जाएं। इसके तुरंत बाद एक पूरा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। इंटरनेट बंद, फोन बंद, और कश्मीर के जितने भी बड़े राजनीतिक नेता थे उन्हें उनके ही घरों में नजरबंद कर दिया जाता है। और उस वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि देर रात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई। मतलब ये सारे इशारे थे कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और इन सब घटनाओं का क्लाइमैक्स क्या था? अनुच्छेद 370 का हटना। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक ऐसा कानून जो 70 साल से था, जिसे कई लोग परमानेंट मानते थे, वो रातों रात कानूनी और राजनीतिक तौर पर आखिर हटा कैसे दिया गया? अच्छा, ये समझने के लिए कि इसे हटाया कैसे गया, हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर सब लोग ये क्यों मानते थे कि इसे हटाना भाई लगभग नामुमकिन है। तो ये जो अनुच्छेद 370 था, ये भारतीय संविधान में खास प्रोविजन था। वैसे तो इसे टेम्पररी यानी अस्थायी कहा गया था, पर इसने जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस दिया हुआ था। मतलब भारत की संसद के बनाए कानून वहां सीधे सीधे लागू नहीं होते थे, उनकी पावर लिमिटेड थी। अब आता है असली कानूनी पेच, वो ताला जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, आर्टिकल 370 को हटाने की एक शर्त थी, और वो थी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की सहमति। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1957 में ही खत्म हो गई थी, भंग हो गई थी। तो अब सहमति देगा कौन? इसी वजह से सब मानते थे कि इस पर एक परमानेंट ताला लग चुका है। तो अब सवाल यह है कि ये अस्थायी अनुच्छेद आखिर बना ही क्यों था? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1947 में। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो जो रियासतें थीं उनके पास 3 ऑप्शन थे। या तो इंडिया में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहो। अब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों के लिए यह फैसला बड़ा पेचीदा था। क्यों? क्योंकि यहां शासक का धर्म और ज्यादातर जनता का धर्म वो अलग अलग था। तो हुआ ये कि कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, पर तभी पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने हमला कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। मतलब भारत में विलय को मान लिया। भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी और यहीं से भारत पाकिस्तान की पहली जंग शुरू हुई, जो बाद में यूएन के दखल के बाद सीज फायर पर जाकर रुकी। तो ये जो पूरी स्थिति थी, आधी सुलझी आधी अनसुलझी, और विलय की जो शर्तें थी जिसमें राज्य को कई स्पेशल पावर्स दी गई थी, इन्हीं सब के चलते अनुच्छेद 370 को बनाना पड़ा। इसे एक तरह का टेम्पररी अरेंजमेंट या एक पुल समझा गया, जब तक कि इस मसले का कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल जाता। चलिए, अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं और सीधा आते हैं 2010 के दशक में। और अब हम उस मल्टी ईयर मास्टर प्लान को देखेंगे जो इस सब को बदलने के लिए कई सालों से तैयार किया जा रहा था। तो इस प्लान का पहला कदम था 2015 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ एक गठबंधन सरकार बनाना। ये एक कह सकते हैं अनलाइकली कोalition था। 3 साल तक सरकार चली और फिर जून 2018 में बीजेपी ने सपोर्ट वापस खींच लिया, सरकार गिर गई, और यहीं से शुरू हुआ संवैधानिक घटनाक्रम। पहले लगा गवर्नर रूल, और उसके 6 महीने बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी था, राष्ट्रपति शासन। अब यहां एक दिलचस्प बात भी है। जब दूसरी पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की आखिरी कोशिश कर रही थीं ताकि राष्ट्रपति शासन ना लगे, तो कहा जाता है कि कुछ बड़े अजीब इत्तेफाक हुए। गवर्नर का फोन ही नहीं लग रहा था और उनकी फैक्स मशीन भी कथित तौर पर खराब हो गई थी। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यही है, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, पावर का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार की सारी ताकतें चली गईं केंद्र के अपॉइंट किए हुए गवर्नर के पास, और राज्य की विधानसभा की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाने की शक्ति वो आ गई भारत की संसद के पास। और शक्तियों का यही ट्रांसफर, यही असली चाबी थी उस कानूनी ताले को खोलने की। तो अब देखते हैं कि आखिर उस आखिरी दिन 5 अगस्त को इस चाबी का इस्तेमाल कैसे किया गया। 5 अगस्त 2019 की सुबह भारत के राष्ट्रपति एक नया संवैधानिक आदेश, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी करते हैं,
और इसी एक ऑर्डर में वो कानूनी मास्टर स्ट्रोक छिपा था जिसने पूरा खेल बदल दिया। तो हल क्या था? बहुत ही शामया। इस ऑर्डर ने संविधान के एक और आर्टिकल 367 का इस्तेमाल किया और उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, इस फ्रेज का मतलब ही बदल दिया गया। अब इसे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पढ़ा जाना था, यानी संविधान सभा को विधानसभा मान लिया गया। अब आप पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए। जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर किसके पास थी? भारत की संसद के पास। तो जब संविधान सभा का मतलब विधानसभा हो गया, तो भारत की संसद ने विधानसभा की जगह पर खुद ही हाँ कह दिया, अपनी तरफ से सहमति दे दी, और बस वो जो कानूनी ताला था वो खुल गया। अनुच्छेद 370 को हटाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद बस औपचारिकता बाकी थी। संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास किया गया और राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया। उसे प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। तो ये जो पूरी घटना है, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और संविधान की व्याख्या का एक बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये एक संवैधानिक मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक विवादास्पद पैंतरेबाजी।